हाय बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए आज डिस्कशन करना है हम लोगों को प्रकाश का परावर्तन का पार्ट 7। कल हम लोग पढ़े थे कि गोली दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब के बनने का नियम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख। प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख। फिर अच्छे हेडिंग डाल दीजिएगा, गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख। चलिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा क्लियर? तो चलिए सीखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख क्या क्या स्थितियां होती हैं, कैसे बनते हैं प्रतिबिंब। चलिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट, जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु कहां पर हो? अनंत पर हो। चलिए ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, उसको लिखिएगा जरूर। और हम आरेख बनाना आप लोग को सिखा रहे हैं। तो एक अवतल दर्पण बनाते हैं। इस अवतल दर्पण का नाम रख दिया जाए अमोनियम। ध्रुवमान लिया जा रहा है P, वक्रता केंद्र से और मुख्य अक्ष हो गया C। क्लियर बच्चों? और इसका मुख्य फोकस यह। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट रूल है कि जब वस्तु कहां पर हो? अनंत। इधर अनंत है बच्चों, इनफाइनाइट। और कल आप लोग को बताया गया था कि जब वस्तु अनंत पर होता है तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर होती हैं, या मुख्य अक्ष के समांतर भी हो सकती है और नहीं, लेकिन आपस में समांतर होती हैं। तो चलिए देखते हैं। वस्तु अनंत पर है, एक प्रकाश की आपतित किरण ऐसे ले रहे हैं, जो कि परावर्तन के पश्चात जो परावर्तित किरण वह मुख्य फोकस से होकर जाती है। आप लोग को पता है, कल के वीडियो में पढ़ाया गया था। यार बच्चों, जो कल का वीडियो नहीं देखे पार्ट 6 उसको जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो ये पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। तो ध्यान दीजिए, ये पहली प्रकाश की आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर लिया गया। परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। एक और दूसरी प्रकाश की किरण ले लेते हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर ही है, और यह भी परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। और दोनों परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिल रही हैं वही उस दर्पण का मुख्य फोकस, और यही आपका कहलाएगा इस वस्तु का प्रतिबिंब आई। मतलब जब वस्तु अनंत पर रखा गया था तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बना बच्चों? फोकस यह पर। और कैसे बन रहा है? बिंदुनुमा आकार। आकृति की बात किया जाए तो इसकी आकृति देख रहे हैं एकदम बिंदुनुमा आकार में, ठीक? तो ऐसे। तो पहला था जब वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। क्लियर? इसको आप यहीं साइड में लिखते चलना। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी बच्चों? प्रकृति में आपको ये बताना होता है क्या यह वास्तविक है या आभासी। क्या यह वास्तव में बन रहा है? जी, वास्तविक और उल्टा। आकार के बारे में देखा जाए तो आकार कैसा है? बिंदुनुमा आकार।
और स्थिति मतलब होता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है या दर्पण के पहले ही बन रहा है। तो प्यारे बच्चों, जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ बन रहा है प्रतिबिंब। तो स्थिति में आपको लिखना है फोकस एफ पर। क्लियर? ये चीज पहला पॉइंट। तो जब वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? दर्पण के मुख्य फोकस एफ पर। उसका आकार बिंदुनुमा आकार का और प्रकृति क्या होगा? वास्तविक एवं उल्टा। क्लियर? तो चलिए आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में, वक्रता केंद्र के बीच में, तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, ये दर्पण बनाए, इसका ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया फोकस या, और ये हो गया अनंत। वस्तु को रखना है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। एक वस्तु ले लेते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं ए बी। तो बच्चों बताया गया था कल के नियम में कि कोई भी दो नियम का हम प्रयोग करेंगे और दोनों में देखेंगे परावर्तित किरणें जहां पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं वही बिंदु ही उस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समान और परावर्तन के नियमानुसार या दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। और एक दूसरी प्रकाश की किरण ले लेते हैं दर्पण के ध्रुव से, और जो कि परावर्तन के नियमानुसार कोण I बराबर R से कोण I हो गया और एक कोण R। देख रहे हैं दोनों किरणें यहां पर मिल रही हैं। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं I से हम मुख्य अक्ष पर एक लंब खींच देते हैं, नामकरण कर देते हैं I। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है प्यारे बच्चों? देख रहे हैं C व F के बीच, एकदम बीच में नहीं कर सकते लेकिन C व F के बीच में बनेगा और वस्तु से छोटा ही है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक उल्टा ही है। आकार क्या होगा? वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और स्थिति में C व F के बीच। तो जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो तो उस वस्तु AB का प्रतिबिंब कहां पर बनना है? C व F के बीच में I। कोई भी दो नियम लिए, एक हम मुख्य अक्ष के समांतर ले लिए और एक दर्पण के ध्रुव से, और दोनों परावर्तित किरणें कहां पर मिल रही है? बिंदु I पर मिल रही है। और इसी बिंदु I को यहां पर हम मुख्य अक्ष पर एक लंब खींच दिए जिसका नामकरण किया गया I। और यही I' वस्तु AB का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब होगा, जो कि आकार में वस्तु से छोटा और स्थिति में C व F के बीच। क्लियर? चलते आगे तीसरा पॉइंट। धीरे धीरे आगे हम बढ़ते जाएंगे। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर, चलिए प्यारे बच्चों देखते हैं, मिटाते हैं फिगर, बनाते हैं। ये हो गया दर्पण का ध्रुव, और ये हो गया वक्रता केंद्र C, ये हो गया मुख्य फोकस या। वस्तु को कहां पर रखना है? वक्रता केंद्र पर, नामकरण कर देते हैं AB। चलिए बनाते बच्चों, देखते हैं कहां पर बनता है। सबसे पहले प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर ले ली। परावर्तन के पश्चात एक परावर्तित किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, और दूसरी प्रकाश की किरण हम ले लेते हैं यहाँ पर दर्पण के ध्रुव से। जितने कोण से आपतित हो रही उतने ही कोण से क्या होगी? ये परावर्तित होगी। ध्यान देना। तो चलिए देखते हैं।
तो प्यारे बच्चों, देख रहे हैं दोनों परावर्तित किरणें, इनको एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि पटरी प्रकार की यहाँ पर आवश्यकता होती है। पटरी प्रकार तो है नहीं। दोनों परावर्तित किरणें देख रहे हैं कहाँ पर मिल रही हैं, बिंदु आई पर। इस बिंदु आई को मुख्य अक्ष से मिला देंगे आई आई डैश, जो कि इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब कहलाएगा। मतलब जब वक्रता केंद्र सी पर है वस्तु, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है, सी पर ही बनना है। और थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, इसको आप बनाइएगा पटरी प्रकार की व्यवस्था से, तो अच्छे से बनेगा। तो ए बी का प्रतिबिंब आई आई डैश, तो वास्तविक उल्टा ही होगा। और अब की बार वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, तो ये कहाँ पर बनना है, सी पर। इज तो प्यारे बच्चों बढ़िया से बनाइएगा कॉपी में, हम सिखा रहे हैं आप लोग को, सीखिए। और थोड़ा सा डिस्टर्ब हो तो उसको आप लोग सुधारिए। तो वस्तु ए बी, जो कि पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लिया गया, परावर्तित किरण दर्पण के मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरा, और दूसरी प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से लिया गया, जो कि परावर्तक के पश्चात एक परावर्तित दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही, बिंदु आई पर मिल रही, और इसी बिंदु आई को आई आई डैश बना दिया गया मुख्य अक्ष से। अब यही आई आई डैश वस्तु ए बी का प्रतिबिंब हुआ। क्लियर? तो चलते हैं, कॉपी कर लीजिए। चौथा पॉइंट, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आपको मिल रहा है, समझ में आ रहा होगा, जैसे जैसे हम दर्पण की ओर बढ़ रहे हैं वस्तु को लेकर, वैसे वैसे वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसके आकार में वृद्धि हो रही है, मतलब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। पहले एकदम बिंदुनुमा आकार का था, फिर वस्तु से छोटा मिला, अब इसके बाद मिला है वस्तु के बराबर। फिर देखते हैं बच्चों चौथे वाले पॉइंट में क्या मिलता है। तो कहां पर रखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र व फोकस के बीच में, सी व एफ के बीच में। चलिए बनाते हैं। ए है दर्पण का वक्रता केंद्र सी, ए है मुख्य फोकस एफ। वस्तु को रखना है कहां पर, दर्पण के वक्रता केंद्र और एफ के बीच में। तो रख दिया जाए बच्चों। नामकरण कर देते हैं ए बी। पहली प्रकाश की किरण लेते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, और ए मुख्य अक्ष के समांतर जब हुआ तो प्रकाश की परावर्तित किरण दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाएगी। क्लियर बच्चों? लाइन सीधी होनी चाहिए, टेढ़ी नहीं। और दूसरी प्रकाश की किरण ले लेते हैं दर्पण के ध्रुव से। अभी दर्पण के ध्रुव से तो कोण आई बराबर कोण आर के अनुसार, कोण आई बराबर कोण आर के अनुसार ये भी परावर्तित हुई। अब ये दोनों परावर्तित किरणें कहां पर मिल रही बच्चों, यहां पर देख रहे हैं, कटान बिंदु यहां पर हो, इसको नामकरण कर देते हैं आई। अब इस आई को हम मिला देते हैं मुख्य अक्ष से, तो बनता है क्या बच्चों, इसका नामकरण करेंगे आई आई डैश। तो इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब अब की बार कहां पर बना, सी व अनंत के बीच में, या सी से परे बोल सकते हैं आप। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा। वास्तविक एवं उल्टा ही है। आकार में क्या होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और स्थिति कहां पर है, अनंत व सी के बीच, अनंत व सी के बीच, या सी से परे। क्लियर? तो सी से परे ये भी लिख सकते हैं। तो चौथे पॉइंट में देखिए कि अब की बार वस्तु का जो प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा हो गया। क्लियर? अब देखते हैं पांचवें पॉइंट में क्या होता है। धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते हैं। अब वस्तु को हम कहां पर रखेंगे, जब वस्तु फोकस पर, किस पर हो बच्चों, फोकस पर, एफ पर। चलिए देखते हैं, हटाते हैं फिगर और बनाते हैं।
कहाँ पर बनता है, समझ में आ रहा है? कमेंट जरूर करिएगा बच्चों, बढ़िया से बनाइएगा, प्रयास करिएगा, सीखेंगे और रटेंगे बच्चों तो भूल जाएंगे। तो इस चीज को किरण आरेख खींचने के लिए आपको प्रतिबिंब के नियम की आवश्यकता पड़ती है। 4 नियम बताए गए थे, चारों नियमों में से कोई 2 नियम का प्रयोग करेंगे हम लोग और उसी से यहाँ पर प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख खींचेंगे। तो प्यारे बच्चों, कंटिन्यूटी चाहिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब वीडियो आप एक तरफ से देखिए अब तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। अच्छा क्लियर, चलते हैं देखते हैं 5वां पॉइंट। तो 5वां पॉइंट में क्या है कि जब वस्तु फोकस पर, कहां पर हो बच्चों, फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र सी, ये हो गया फोकस यह, फोकस यह पर रखते हैं एक वस्तु, नामकरण कर देते हैं ए बी। पहली प्रकाश की आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तन के पश्चात कहां से होकर जाएगा बच्चों, मुख्य फोकस से होकर गुजरेगा और तिरछा हो गया, सुधार लीजिए, ठीक है। और दूसरी प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव से ले लेते हैं, कोण आई हो गए तो कोण आर के अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़े गए, नामकरण कर देते हैं आर। एक परावर्तित किरण, इधर एक परावर्तित किरण, देखें प्यारे बच्चों पर सही से खींचा जाए तो ये दोनों परावर्तित किरणें कहीं मिल नहीं रही, ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी, आगे ऐसे बढ़ती जाएंगी, जबकि देख रहे हैं दोनों क्या है, समांतर है, ऐसी है समांतर है। और जब दोनों परावर्तित किरणें समांतर, जिसका मतलब ये वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा कहां पर बनेगा, अनंत पर। कहां पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। तो ठीक ऐसा कंडीशन है, वास्तविक एवं उल्टा ही होगा, वस्तु से काफी बड़ा है और कहां पर बने बच्चों, अनंत। वस्तु की स्थिति कहां है, अनंत, काफी बड़ा, वस्तु से काफी बड़ा, क्लियर। तो ये जब दोनों परावर्तित किरणें समांतर हैं, इसका मतलब कहीं आगे मिलेंगी नहीं। चलिए 5वां पॉइंट और लास्ट पॉइंट देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जब वस्तु कहां पर हो, एफ व पी के बीच या एफ व दर्पण के बीच में, तो चलिए बनाते हैं। हो गया दर्पण का वक्रता केंद्र सी, ये हो गया मुख्य फोकस या, तो यहीं पर हम वस्तु को रख देते हैं, वस्तु का नामकरण कर देते हैं ए बी। पहली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर और यह मुख्य फोकस से होकर जाएगी, परावर्तित किरण मुख्य फोकस, ध्यान देना बच्चों, ये हो गया मुख्य फोकस, ए परावर्तित किरण। दूसरी प्रकाश की किरण ले लेते हैं दर्पण के ध्रुव से, ये हो गया कोण आई और इस तरीके से ये हो गया कोण आर। देख रहे हैं प्यारे बच्चे, दोनों किरणें जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही हैं, इनके बीच की दूरी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। देख रहे हैं, जब बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ए आगे अनंत पर भी नहीं मिलेंगी, जब बीच की दूरी बढ़े। तो इसलिए बच्चों इनको हम एनालिसिस करते हैं कि एक किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, ये दोनों परावर्तित किरणें कहीं से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं बच्चों, दोनों को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे और जब दोनों को पीछे की ओर बढ़ाएंगे बच्चों कहीं पर मिलती हैं, ए हो गया पॉइंट आई और ए आई डैश, मतलब एक इस बिंदु आई से आते हुए प्रतीत हो रहे हैं कौन, ये परावर्तित किरण,
एक ए और एक इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो। तो बच्चों यही एक ऐसा कंडीशन है जिसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा होता है। ठीक है, तो याद रखना प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगा, आभासी सीधा, और आकार में वस्तु से बड़ा। देख रहे हैं फिगर में आपको, स्थिति में क्या लिखा है, कहां पर, दर्पण के पीछे या दर्पण के दूसरी ओर, दर्पण के पीछे। तो प्यारे बच्चों ये है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख। काफी इंपॉर्टेंट है, इन सब चीज को आप बढ़िया से तैयार रखिएगा। आगे सूत्र डेरिवेशन में सबकी आवश्यकता पड़ेगी, बहुत बेसिक पॉइंट है सब। तो क्लियर, तो अवतल दर्पण द्वारा 6 स्थितियां होती हैं किसी वस्तु के प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख। तो क्लियर बच्चों, आप बढ़िया से वीडियो स्टॉप कर करके बढ़िया से इसको सीखिएगा और बनाइएगा कॉपी में, और कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सीख गए कि नहीं। क्लियर, चलते आगे हम लोग उत्तल दर्पण द्वारा, हेडिंग का नाम लिखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा। दूसरा पॉइंट, उत्तल दर्पण द्वारा। चलिए देखते हैं, इसमें भी पहला कंडीशन होगा कि जब वस्तु कहां पर हो, अनंत, जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु अनंत पर। तो चलिए प्यारे बच्चों एक हम उत्तल दर्पण बनाते हैं। नामकरण कर देते हैं यमोनियम 2, दर्पण का ध्रुव हो गया P, वक्रता केंद्र हो गया C, और मुख्य अक्ष हो गया CP। क्लियर, तो वस्तु कहां पर है, अनंत। तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें, और ये मुख्य फोकस मान लिया जाए, तो अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें क्या होंगी, मुख्य अक्ष के समांतर भी हो सकते हैं और आपस में समांतर। तो परावर्तित किरण, पड़े प्रतिबिंब के बनने की किरण आरेख में कि परावर्तित किरण किसी एक निश्चित बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो अनिश्चित बिंदु कौन है बच्चों, मुख्य फोकस है। तो ये परावर्तित किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, जब वस्तु अनंत पर होगा तब की बात कर रहे हैं कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। इस प्रकार ये आपका पॉइंट क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब आरेख। चलिए अब इसमें देखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में। तो क्या प्रतिबिंब बच्चों वास्तव में बन रहा है कि आभास हो रहा है, आभास हो रहा है, वास्तविक थोड़ी है, क्यों प्रतीत हो रहा है ना कि फोकस से जा रही है परावर्तित किरण। तो प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या होगा, आभासी, और जहां आभासी होगा वहां सीधा होगा। क्लियर, आकार में पुनः वही बिंदुनुमा आकार, और प्रकृति में, प्रकृति हो गया, स्थिति में यह पर, स्थिति में क्या है, यह पर होगा। क्लियर, ये पहला पॉइंट हुआ कि उत्तल दर्पण द्वारा कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, फोकस पर, बिंदुनुमा आकार का, आभासी और सीधा। क्लियर, तो चलिए आगे देखते हैं बच्चों। एक पॉइंट और है, इसमें केवल 2 ही स्थितियां होती हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख। चलिए, जब वस्तु अनंत व P के बीच में, तो चलिए बच्चों देखते हैं
ले लिया जाए एक वस्तु का नामकरण कर देते हैं ए बी। इसमें पहली प्रकाश किरण मुख्य के समांतर लिया गया, परावर्तन के पश्चात एक परावर्तित किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही, और एक दूसरी प्रकाश की किरण लेते हैं दर्पण की वक्रता केंद्र। तो पता है बच्चों, जब दर्पण की वक्रता केंद्र पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण उसी दिशा में पुनः वापस हो जाए। तो देखें बच्चे, दोनों परावर्तित किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो इनको हम मुख्य अक्ष से मिला देते हैं, नामकरण कर देते हैं आई डैश। तो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी सीधा ही, और आकार में आपके पास बिंदुनुमा आकार नहीं होगा, लेकिन वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा। क्लियर? और स्थिति में लिखेंगे P व F के बीच। क्लियर? ए। तो प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण में 6 स्थितियां और उत्तल दर्पण में केवल 2 स्थितियां होती हैं प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख। क्लियर? आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बढ़िया से प्रयास करना, नहीं आए कमेंट करना, फिर से बनाएंगे वीडियो, फिर से समझाया जाएगा। क्लियर? तो अच्छे से मेहनत करिए। चलते आगे, नोट कर लीजिए, मिटा दे। चलिए, तो प्यारे बच्चों, नोट करके कुछ पॉइंट है आपको लिखना है नोट में। नंबर 1 कि अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आभासी सीधा हो सकता है, आभासी सीधा हो सकता है। होता है ज्यादा से। क्लियर? देख रहे हैं कुछ में 5 पॉइंट में वास्तविक उल्टा ही बना, केवल एक पॉइंट ऐसा था जिसमें आभासी सीधा। क्लियर? दूसरा पॉइंट, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर कामा छोटा व बड़ा हो सकता है। तो क्लियर बच्चों, इस सदैव की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब वस्तु के बराबर भी हो सकता है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, और वास्तविक उल्टा है, आभासी सीधा भी हो सकता है। क्लियर? तो ये अवतल दर्पण में दोनों पॉइंट आपको याद रखने होगी बातें, और कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाते हैं आजकल, एनटीपीसी रेलवे जो भी हैं सब एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन से दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, छोटा या वस्तु के बराबर हो सकता है। तो आंसर होगा अवतल दर्पण। क्लियर बच्चों? चलिए कॉपी कर लीजिएगा और नोट्स बढ़िया से तैयार रखना बच्चों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, तीसरा, उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति सदैव, ध्यान देना इसमें सदैव है, सदैव आभासी सीधा होता है।
जो भी मैंने आप लोग को पढ़ाया कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के बनने का किरण आरेख, उन्हीं को शॉर्टकट में एक जगह लिख दिया जा रहा है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं अधिकतर और जो कि डीपली है बहुत। तो इस सब चीज को याद रखना, हमेशा दिमाग में रखना है कि उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति सदैव आभासी सीधा होता है। ठीक है, 14 पॉइंट, उत्तल दर्पण द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार, किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आकार सदैव, ध्यान देना, सदैव वस्तु से छोटा होता है, सदैव वस्तु से छोटा। तो पहले बच्चों समझ में आया कि अवतल दर्पण में क्या है, वस्तु के बराबर, वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, जबकि उत्तल दर्पण में सदैव वस्तु से छोटा होगा। और प्रकृति की बात करेंगे आभासी एवं सीधा। अवतल दर्पण में जबकि प्रकृति होगी वास्तविक उल्टा भी हो सकता है, आभासी सीधा भी हो सकता है। क्लियर? आशा है कि आप लोग को समझ में आया। तो बढ़िया से बच्चों तैयार करिएगा, नोट्स बनाइएगा जरूर। तो आगे हम लोग पार्ट 8 में कल पढ़ेंगे बच्चों गोली दर्पण के चिन्ह परिपाटी करने। क्लियर? तो लगातार बने रहिए, मेहनत करिए, आगे क्लास